नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं ममता त्रिपाठी, व्याख्याता जीव विज्ञान, राजा भोज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 क्वार्टर भोपाल से आज आपके समक्ष कक्षा 11वीं के अध्याय 19 उत्सर्ज्य उत्पाद और उनका निष्कासन के शिक्षण के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 19 उत्सर्ज्य उत्पाद और उनका निष्कासन। बच्चों, हम सब ये जानते हैं कि हमारे शरीर में चयापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। चयापचयी क्रियाओं से तात्पर्य है निर्माण और विघटन की क्रियाएं। इसे हम मेटाबॉलिक क्रियाएं भी कहते हैं। इन चयापचयी क्रियाओं के दौरान कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इन पदार्थों का शरीर से निकलना अत्यंत आवश्यक होता है। इन पदार्थों को शरीर से निकालने और इन पदार्थों के निर्माण की क्रिया को आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आइए, इस अध्याय में हम जिन विशिष्ट बिंदुओं के बारे में बात करेंगे वो हैं उत्सर्जन की परिभाषा, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं के प्रकार, उत्सर्जी अंग, मानव उत्सर्जी तंत्र, यूरिया निर्माण का ऑर्निथिन अर्जिनिन चक्र और मूत्र निर्माण की विधि। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्सर्जन की परिभाषा। तो जीव अपने शरीर में उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जो हैं उनका निर्माण, जैसा कि हमने अभी बताया, कि चयापचयी क्रियाओं के दौरान होता है। ये पदार्थ जो हैं वो हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों के विघटन से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जबकि वसा से भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और प्रोटीन के विघटन से नाइट्रोजनस उत्पाद का निर्माण होता है। आइए हम अब देखते हैं कि प्रोटीन के विघटन से किस तरह से उत्सर्जी पदार्थ निर्मित होते हैं। प्रोटीन के जो विघटन है उससे सरल अणु अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। यह अमीनो अम्ल रुधिर परिसंचरण द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। इस अमीनो अम्ल के दो रूप हैं, अर्थात अमीनो अम्ल दो रूपों में पाया जाता है। कुछ अमीनो अम्ल तो लाभदायक होते हैं और कुछ अमीनो अम्ल हानिकारक होते हैं। लाभदायक अमीनो अम्ल हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर आवश्यकता अनुसार प्रोटीन का स्वांगीकरण करते हैं, नए प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जबकि जो हानिकारक अमीनो अम्ल होते हैं उनसे यूरिया का निर्माण होता है। आइए अब हम बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थों की। शरीर में चयापचयी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण ग्लूकोज, वसीय अम्ल, प्रोटीन का विखंडन होता है व कुछ हानिकारक और विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है। इन हानिकारक विषाक्त पदार्थों को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया जो है ये नाइट्रोजनस पदार्थ हैं, जिनके निष्कासन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र शरीर में पाया जाता है जो कि उत्सर्जी तंत्र कहलाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन श्वसन तंत्र के द्वारा फेफड़ों के माध्यम से किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं शरीर में अमोनिया की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। आपको तो पता है कि न्यूक्लिक अम्ल के विघटन से नाइट्रोजनस क्षार का निर्माण होता है, जबकि प्रोटीन के विघटन से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। अंततः नाइट्रोजनस क्षार और अमीनो अम्ल अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। किंतु ये अमोनिया जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है, जिसका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। किंतु ये अमोनिया सभी जीवों में अलग अलग रूपों में शरीर से बाहर निकलता है। आइए हम यहाँ देखें कि किस तरह से अमोनिया शरीर से बाहर निकलता है। बात करते हैं सबसे पहले जलीय जंतु की।
जैसे अमीबा, पैरामीशियम और कुछ अस्थिल मछलियां अपने शरीर से अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही बाहर निकालती हैं, जबकि एम्फीबियंस और स्तनियों में अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होकर शरीर से बाहर निकलता है। कीट, सर्प, लिजार्ड, पक्षी और घोंघे में हम देखते हैं कि अमोनिया जो है वो यूरिक अम्ल में परिवर्तित होता है, इसके बाद इसका निष्कासन होता है। आइए हम बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं के विभिन्न प्रकारों की। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीनोटेलिक जंतुओं की। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव अमीनोटेलिक जीव कहलाते हैं। अनेक अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। अब हम बात करते हैं यूरियोटेलिक। वे जीव जो यूरिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें हम यूरियोटेलिक कहते हैं, जैसे कि स्तनधारी, उभयचर व समुद्री मछलियां यूरिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालती हैं। अगला जो प्रकार है वह है यूरिकोटेलिक जंतुओं का। वे जीव जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें हम यूरिकोटेलिक कहते हैं, जैसे कि पक्षी। आइए अब हम बात करते हैं उत्सर्जी अंगों की, जिसके द्वारा शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। जीवों में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अकशेरुकियों में ये सरल नलिका के रूप में पाए जाते हैं, किंतु कशेरुकियों में ये जटिल नलिकाकार अंगों के रूप में देखे गए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोजुआ की। प्रोटोजुआ सबसे सरलतम जीव है, जिसका उदाहरण है अमीबा। इनमें शरीर की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है, जबकि प्लेटिहेल्मिन्थेस में, जिसका उदाहरण है लिवर फ्लूक, इनमें ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया देखी गई है। एनिलिडा की बात करें तो इनमें नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग के रूप में पाए जाते हैं। अब हम आर्थ्रोपोडा में देखें तो आर्थ्रोपोडा, जिसका उदाहरण है मॉस्किटो या कॉकरोच, इसमें ग्रीन ग्लैंड और मालपीजी नलिका के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया को देखा गया है। अब हम बात करते हैं कशेरुकियों की। कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट्स, इनमें वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। आइए अब हम बात करते हैं मानव उत्सर्जी तंत्र की। तो मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया एक पूरे तंत्र के माध्यम से होती है, जिसे हम मानव उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। इस तंत्र में कई भाग होते हैं, इन भागों को हम देखते हैं। मानव उत्सर्जी तंत्र के भाग हैं वृक्क, मूत्र नलिका, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। आइए इस चित्र के माध्यम से हम इन अंगों की स्थिति और इनकी रचना को समझते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मानव उत्सर्जी तंत्र की संरचना। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम किडनी भी कहते हैं। ये वृक्क जो होते हैं गहरे लाल रंग के होते हैं व आहार नाल के दाएं बाएं पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं दाएं तरफ का जो वृक्क होता है वो बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ नीचे होता है। प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। यह वृक्क के कार्यों को नियंत्रित करती है। इसके बाद हम देख रहे हैं एक जोड़ी
मूत्र नलिका, जिन्हें हम यूरेटर भी कहते हैं, ये पाई जाती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इन्हें हम यूरेटर कहते हैं, इनको हम मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिका भी कहते हैं, जिनसे कि मूत्र जो है वो वृक्क से होकर यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर एक पैकेट के समान संरचना है जो कि पेशीय होती है और मूत्र को एकत्रित करने का कार्य करती है। इसको हम मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसके बाद मूत्र मार्ग होता है, जिसके द्वारा मूत्राशय से यूरिन को या मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम यूरेथ्रा भी कहते हैं। आइए अब हम वृक्क की बाह्य रचना के बारे में बात करते हैं। तो यदि हम वृक्क की बाह्य रचना देखें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे चित्र में कि जिस तरह से सेम का बीज होता है, सेम के बीज के आकार की ये संरचना होती है। इसका बाहरी तल जो होता है वो उत्तल होता है, भीतरी तल जो होता है वो अवतल होता है। इसके अवतल भाग को हम हाइलम भी कहते हैं। इस हाइलम वाले भाग से जो है वो यूरेटर या मूत्र नलिका बाहर निकलती है और इसी भाग से रीनल धमनी और रीनल शिरा जो है वो वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। आइए अब हम वृक्क की आंतरिक संरचना को देखते हैं। वृक्क जो है वो, यदि हम इसकी आंतरिक संरचना को देखें तो इसको देखने के लिए हमें वृक्क की अनुलंब काट को लेना होगा। जब हम वृक्क को अनुलंब रूप से काटते हैं, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, तो हमें ये दो भागों में विभक्त दिखाई देता है। ऊपरी भाग या बाहरी भाग जो होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स और भीतरी भाग जो है वो मेड्यूला कहलाता है। मेड्यूला वाला जो भाग होता है इसमें 8 से लेके 16 तक शंक्वाकार पिरामिड पाए जाते हैं, जिनका चौड़ा आधार भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स की तरफ होता है, जबकि सकरा भाग जो होता है वो मेड्यूला की तरफ भीतर की ओर होता है और इस सकरे भाग को हम वृक्क अंकुर कहते हैं। पिरामिड एक दूसरे से अलग होते हैं। इनको अलग करने वाली जो संरचनाएं हैं उन्हें हम बर्टिनी के वृक्क स्तंभ कहते हैं। ये वृक्क स्तंभ कॉर्टेक्स के मेड्यूला भाग या पिरामिड के बीच में धंसने के कारण निर्मित होते हैं। आइए अब हम इस चित्र को देखते हैं जो है वृक्क की आंतरिक संरचना का चित्र, वृक्क की अनुलंब काट। यहाँ इस चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है कि यह जो वृक्क है वह दो भागों में बटा होता है। बाहरी भाग है कॉर्टेक्स भाग और भीतरी भाग है मेड्यूला भाग। कॉर्टेक्स को बलकुट भी कहते हैं और ये मध्य में मेड्यूला भाग है और ये मेड्यूला भाग में उपस्थित पिरामिड है। पिरामिड का ये जो निचला भाग है ये वृक्क अंकुर कहलाता है, जबकि दो पिरामिड के बीच का जो स्तंभाकार भाग है इसको हम बर्टिनी के स्तंभ कहते हैं। ये जो भाग है, ये भाग जो होता है इसको हम पेल्विस कहते हैं और इस पेल्विस वाले भाग में जो है उसके बाद में ये हाइलम वाला भाग है और यहाँ से हम देख रहे हैं वृक्क धमनी, वृक्क शिरा और मूत्रवाहिनी जो है वो निकल रही है। तो ये है वृक्क की आंतरिक संरचना। आइए अब हम बात करते हैं वृक्काणु की संरचना की। वृक्काणु को वृक्क की इकाई कहा जाता है क्योंकि वृक्क का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। प्रत्येक वृक्काणु रक्त को छानने का भी कार्य करते हैं, अर्थात वृक्काणु जो है वो वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। रचनात्मक इकाई इसलिए क्योंकि वृक्क जो है उसका निर्माण वृक्काणु के द्वारा होता है और कार्यात्मक इकाई इसलिए क्योंकि रक्त को छानने की क्रिया वृक्काणु के द्वारा ही होती है। वृक्काणु कई भागों से मिलकर बना होता है जो कि इस प्रकार है: बोमन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। आइए अब हम वृक्काणु की संरचना को इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक प्यालेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं।
इस वोमन कैप्सूल के भीतर रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है जिसको हम ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ भी कहते हैं। इन रक्त केशिकाओं के गुच्छे में अर्थात ग्लोमेरुलस में एक धमनिका के द्वारा रक्त आता है और दूसरी धमनिका के द्वारा रक्त बाहर निकल जाता है। वोमन कैप्सूल का पिछला भाग जो होता है वो ग्रीवा कहलाता है और ग्रीवा के बाद वाला नलिकाकार भाग होता है जो कि अत्यंत कुंडलित नलिका है, इसको हम समीपस्थ नलिका कहते हैं। क्योंकि ये वोमन कैप्सूल के समीप में उपस्थित है इसलिए इसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब या समीपस्थ नलिका कहते हैं। समीपस्थ नलिका जो है पीछे की तरफ जाकर यू के आकार की एक संरचना बनाती है जिसको हम हेनले का लूप कहते हैं। इस हेनले के लूप में एक भुजा जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, इसे हम अवरोही भुजा कहते हैं, जबकि एक भुजा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, इस भुजा को हम आरोही भुजा कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हेनले का जो लूप है इसका जो व्यास है ये यहाँ पर नीचे पर आकर कुछ कम हो जा रहा है जो कि संवलित नलिका की अपेक्षा में कम है। अब हम बात करते हैं दूरस्थ संवलित नलिका जो हेनले लूप के बाद होती है और ये भी कुंडलित होती है। इसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल या दूरस्थ संवलित नलिका कहते हैं। ये दूरस्थ संवलित नलिका एक बड़ी नलिका में खुलती है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका कहते हैं। इस संग्राहक नलिका में कई वृक्काणु से निकले हुए जो दूरस्थ नलिका हैं या डिस्टल ट्यूब्यूल हैं वो इस कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका में आकर खुलती हैं। आइए अब हम बात करते हैं यूरिया निर्माण की विधि जो कि यकृत में संभव होती है। यूरिया का निर्माण जो होता है आर्निथिन आर्जिनिन चक्र के माध्यम से होता है और यह संपूर्ण प्रक्रिया यकृत की कोशिकाओं में होती है। आइए अब हम देखते हैं ये चक्र किस प्रकार से संपन्न होता है। शरीर में प्रोटीन के विघटन के पश्चात उत्पन्न हुई अमोनिया जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बामाइल फास्फेट नामक पदार्थ बनाती है। यह कार्बामाइल फास्फेट जो है वो एटीपी की उपस्थिति में निर्मित होते हैं। आर्निथिन नामक पदार्थ कार्बामाइल फास्फेट नामक पदार्थ से जुड़कर सिट्रुलिन नामक एक पदार्थ बनाते हैं। ये सिट्रुलिन जो है ये एस्पार्टिक अम्ल से मिलकर फ्यूमेरिक एसिड और आर्जिनिन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये आर्जिनिन नामक पदार्थ जो है वो यूरिया का निर्माण करते हैं और आर्निथिन नामक पदार्थ को निर्मित करते हैं। इस प्रकार आर्जिनिन जो है वो यूरिया और आर्निथिन में विघटित हो जाते हैं। यूरिया तो रक्त प्रवाह में चला जाता है और आर्निथिन नामक जो पदार्थ है वह फिर से कार्बामाइल फास्फेट से संयुक्त होकर सिट्रुलिन बनाता है और अंततः यूरिया का और आर्निथिन का निर्माण होता है। क्योंकि यह एक चक्रीय प्रक्रिया है और यह चक्र चलता रहता है इसलिए हम इसको और इस प्रक्रिया में आर्निथिन और आर्जिनिन दो विशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है इसलिए इसको हम चक्र कहते हैं, आर्निथिन आर्जिनिन चक्र भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं मूत्र निर्माण की विधि। मूत्र का निर्माण जो है वह वृक्काणु या नेफ्रॉन में होता है। यह पूरी प्रक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। पहला पद है अति सूक्ष्म निस्यंदन जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। दूसरा है चयनात्मक पुनर्अवशोषण जिसे हम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं और तीसरा है स्रावण जिसे कि हम सिक्रीशन भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन की अर्थात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। यह प्रक्रिया जो होती है वह वोमन कैप्सूल में होती है। केशिका गुच्छ और वोमन संपुट की जो भित्तियां होती हैं वह अत्यंत महीन होती हैं और एक छन्ने की तरह कार्य करती हैं और केशिका गुच्छ में आए पदार्थों को छानती है। वोमन संपुट से छनकर पदार्थ जो निर्मित होता है उसको हम ग्लोमेरुलस निस्यंद कहते हैं जो कि आगे की तरफ ग्रीवा के द्वारा समीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुंच जाता है।
आइए हम इस चित्र के माध्यम से अति सूक्ष्म निस्यंदन की प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह है ग्लोमेरुलस अर्थात केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ जो है वो आर्टेरियोल से या केशिकाओं के से निर्मित होता है। केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। यहाँ हम देख रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल, जिसको हम कहते हैं अभिवाही धमनी, और ये जो है इफरेंट आर्टेरियोल, इसको कहते हैं अपवाही धमनी। यहाँ हम दोनों के व्यास को यदि हम देखें तो एफरेंट आर्टेरियोल का व्यास अधिक होता है, इफरेंट आर्टेरियोल का व्यास कम होता है। इसके अलावा यहाँ हम एक बात फिर से दोहराना चाहते हैं कि यहाँ जो बोमन कैप्सूल है, इसकी दीवार और केशिका गुच्छ की दीवार अत्यंत महीन होती है, जो कि एक छन्ने की तरह कार्य करती है। अब हम पुनः एफरेंट आर्टेरियोल की बात करते हैं। तो एफरेंट आर्टेरियोल में जितनी मात्रा में रक्त यहाँ प्रवेश करता है, उतनी मात्रा में इफरेंट आर्टेरियोल से रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। अर्थात जितनी मात्रा में रक्त आ रहा है, उतनी मात्रा में रक्त बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण यहाँ पर एक दबाव उत्पन्न होता है। उस दबाव के कारण रक्त में उपस्थित विभिन्न पदार्थ जो हैं वो केशिका गुच्छ से और बोमन प्याले की जो झिल्ली है वहां से छनकर इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुंच जाते हैं। क्योंकि यह क्रिया अत्यंत महीन झिल्लियों के माध्यम से और अत्यंत महीन और सूक्ष्म कणों के छानने की प्रक्रिया है, इसलिए हम इसको अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मूत्र निर्माण के द्वितीय पद की, जिसका नाम है चयनात्मक पुनर्अवशोषण। समीपस्थ कुंडलित नलिका जल का तथा लाभकारी पदार्थ का फिर से अवशोषण करती है तथा उन्हें केशिका जाल में भेजती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका शारीरिक तरलों के पीएच और आयनी संतुलन को भी बनाए रखती है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य और यूरिया व सोडियम के लिए कम पारगम्य होती है, जिसके कारण हेनले लूप में जो निस्यंद होता है वो अति पराश्री हो जाता है। आइए अब हम इस प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से समझते हैं। चयनात्मक पुनर्अवशोषण नाम से ही स्पष्ट है कि चयनात्मक का अर्थ होता है चयन किए हुए मतलब सिलेक्टिव, और रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पुनः अवशोषित। चयनात्मक अवशोषण की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में आया हुआ जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है मतलब ग्लोमेरुलस निस्यंद है, वह यहाँ पर उसमें कुछ हानिकारक पदार्थों के अतिरिक्त लाभकारी पदार्थ भी आ जाते हैं। ये लाभकारी पदार्थ जो हैं, इनको शरीर में फिर से अवशोषित करना अत्यंत जरूरी होता है। इसलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका की दीवार जो है इन पदार्थों को फिर से अवशोषित करती है और रक्त में पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा यदि हम हेनले लूप में देखें तो उसकी अवरोही जो भुजा है हेनले लूप की, वह जल के लिए अत्यधिक पारगम्य हो जाती है और यहाँ से अधिकांश मात्रा में जल जो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में आया हुआ है या ग्लोमेरुलस निस्यंद में आया हुआ है, उसमें से अधिकांश जल जो है वो हेनले लूप की इस अवरोही भुजा की दीवार द्वारा निकलकर केशिका जाल में पहुंचा दिया जाता है। पानी के अधिक मात्रा में निकल जाने के कारण यहाँ पर उपस्थित जो यूरिन है या मूत्र है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और वो अति पराश्री हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि आरोही जो भुजा है हेनले लूप की, ये यहाँ पर ये पानी के लिए तो अपारगम्य हो जाती है, किंतु सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए यह पारगम्य हो जाती है। अब यहाँ से निस्यंद जो है वह दूरस्थ संवलित नलिका में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो आवश्यक पदार्थ हैं शरीर के लिए, उन पदार्थों का फिर से अवशोषण सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या चयनात्मक अवशोषण कहलाता है। आइए अब हम यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण के तृतीय पद के बारे में बात करते हैं, जो है स्त्रावण
जिसे हम सिक्रीशन भी कहते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका व दूरस्थ कुंडलित नलिका की उपकला की स्रावी कोशिकाएं परिनलिका केशिका जाल के रक्त से हानिकारक पदार्थों जैसे यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और विष पदार्थ आदि को निस्संद में मुक्त कर देती हैं। यह क्रिया नलिकीय स्त्रावण कहलाती है। आइए इस प्रक्रिया को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अपवाही धमनी, और अपवाही धमनी में कुछ मात्रा में उत्सर्जी पदार्थ रह जाते हैं। जब ये छनन की क्रिया होती है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो निर्मित होता है, इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में अधिकांशतः उत्सर्जी पदार्थ तो आ जाते हैं, लेकिन रक्त प्रवाह में कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो हैं वो रह जाते हैं, जो कि इफरेंट आर्टेरियोल में प्रवेश कर जाते हैं या अपवाही धमनी में चले जाते हैं। ये अपवाही धमनी जो होती है वह समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका दोनों के संपर्क में आकर उन नलिकाओं में ये जो बचे हुए उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका भी स्रावण कर देती है, और इस तरह से अपवाही धमनी में शुद्ध रक्त रह जाता है। यहाँ पर हम फिर से तीनों स्थितियों को समझ सकते हैं, या तीनों पदों को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर जो ए दिखाई दे रहा है वो यूरिन फॉर्मेशन के पहले पद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म निस्यंदन को बता रहा है, जबकि बी पद जो है वह सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या हम कह सकते हैं चयनात्मक पुनर्अवशोषण को बता रहा है, और सी जो है यह स्त्रावण की प्रक्रिया को बता रहा है। इस चित्र के माध्यम से हम तीनों पदों को समझ सकते हैं। आइए यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये किडनी है या वृक्क है। इस वृक्क में ये हम पिरामिड देख रहे हैं और पिरामिड के अंदर ये नेफ्रॉन को देख रहे हैं। ये वृक्काणु का वोमन कैप्सूल है, और यहाँ पर ये जो वोमन कैप्सूल है इसमें ये केशिका गुच्छ दिखाई दे रहे हैं, और ये केशिका गुच्छ की दीवार और वोमन कैप्सूल की दीवार है, और केशिका गुच्छ में रक्त बह रहा है। अब केशिका गुच्छ में जो बहने वाला रक्त है वो दबाव उत्पन्न होने के कारण केशिका गुच्छ की जो दीवार में सूक्ष्म छिद्र हैं उनसे कुछ पदार्थ निकल जा रहे हैं, और वोमन कैप्सूल की झिल्ली के भी सूक्ष्म छिद्र से पदार्थ निकल जाते हैं, और ये जो है ग्लोमेरुलस निस्संद का निर्माण हो जाता है, जो कि समीपस्थ नलिका में आ गया है, और पुनर्अवशोषित पदार्थों की पुनर्अवशोषण की क्रिया हो रही है। जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है उससे जल का अवशोषण हो जाता है, और यह जो प्रक्रिया है यह वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन की उपस्थिति में होती है। अब हम सिक्रीशन की प्रक्रिया को देखते हैं कि किस तरह से रक्त नलिकाओं से वापस जो वर्ज्य पदार्थ हैं वो पहुंच रहे हैं। आइए अब हम वृक्क के कार्यों के बारे में बात करते हैं। वृक्क रक्त से खनिज लवणों को छानकर द्रव को संतुलित बनाते हैं। रक्त से वर्ज्य पदार्थों को निकालने का कार्य भी वृक्क करते हैं। शरीर में रक्त दाब को संतुलित करने का कार्य भी वृक्क का होता है। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने का कार्य भी वृक्क करते हैं। तो वृक्क के ये कार्य हैं। आइए अब हम बात करते हैं वृक्क की क्रियाओं के नियमन के बारे में और नियंत्रण के बारे में। तो वृक्क की क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसे हम हार्मोनल नियमन कहते हैं। वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली एड्रिनल ग्रंथि से एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह मूत्र में सोडियम व पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। इन दोनों आयनों की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन का होता है।
इसके अलावा पीयूष ग्रंथि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्रावन करती हैं। यह वृक्क नलिकाओं द्वारा जल के अवशोषण में वृद्धि करती है। अर्थात वृक्क नलिकाओं द्वारा जल के अवशोषण का जो कार्य होता है या जल के अवशोषण के नियमन का जो कार्य होता है वह एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। आइए तो आज हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने आज इस अध्याय में उत्सर्जन की परिभाषा, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं के प्रकार पढ़े। इसके अलावा हमने विभिन्न उत्सर्जी अंग जो कि विभिन्न जंतुओं में पाए जाते हैं उनको जाना। मानव उत्सर्जी तंत्र और उत्सर्जी तंत्र के विभिन्न भागों को समझा। यूरिया के निर्माण की जो विधि है उसका आर्निथिन अर्जिनिन चक्र को समझा और मूत्र निर्माण की विधि को जाना। तो आज जो हमने पढ़ा उस चर्चा को आधार बनाते हुए आगे और टाइम टेबल के अनुसार अपनी पुस्तक को पढ़ते हुए उनमें जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उन अभ्यास प्रश्नों को घर पे हल करेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।